वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। आज हम आपकी पुस्तक बसंत पाठ 15 जिसका नाम है नीलकंठ, उसके प्रश्नोत्तर शुरू करने जा रहे हैं। ये चैप्टर आप पूरा पिछली वीडियोस में अच्छी तरह से समझ चुके हैं, तो चलिए इसके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? मोर और मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए थे? मोर की गर्दन नीली थी इसलिए उसका नाम नीलकंठ रखा गया, जबकि मोरनी मोर के साथ साथ रहती थी अतः उसका नाम राधा रखा गया। चूँकि मोर की गर्दन कैसी थी? नीली थी, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया था? नीलकंठ। और मोरनी जो थी वो हर समय मोर के साथ रहती थी, साथ साथ सहचरणी की तरीके से रहती थी, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया? राधा। जैसे कि राधा जी हर समय अपने कृष्ण जी के साथ रहती थी, तो इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? राधा। दूसरा क्वेश्चन है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ? जब महादेवी वर्मा जी के घर में, जाली के बड़े घर में मोर के बच्चों को पहुंचाया गया तो उनका किस प्रकार से स्वागत हुआ था? मोर के शावकों को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया, शावकों यानी बच्चों को जब जाली के बड़े घर में पहुंचाया गया तो दोनों का स्वागत ऐसे किया गया जैसे वर वधू के आगमन पर, नववधू के आगमन पर किया जाता था। यानी कि जब कोई घर में नई बहू आती है तो उसका घर में स्वागत किया जाता है, इस प्रकार से उस जाली के बड़े घर में अन्य पक्षियों ने उसका स्वागत किया। जैसे कि लक्का कबूतर जो था वह क्या कर रहा था? नाचना छोड़कर उसके चारों ओर घूम घूम कर गुटरगू करने लगा। बड़े खरगोश जो थे वो गंभीर भाव से कतार में बैठकर उन्हें देखने लगे। जो बड़े बड़े खरगोश थे वो गंभीर भाव से, गंभीर होकर, सीरियस होकर लाइन से बैठकर उसे ध्यान से देखने लगे कि ये कौन से पक्षी हैं, कैसे हैं, उसके स्वभाव के बारे में आकलन करने लगे। जैसे कि कोई नई नववधू आती है तो जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो क्या करते हैं? वो ध्यान से उन्हें यह चीज़ देखते हैं ना कि इसका स्वभाव कैसा है, क्या कर रही है, तो वो इसी तरीके से बड़े खरगोश उन्हें देखने लगे बच्चों को। और लक्का कबूतर जो था वो नाचना छोड़कर क्या करने लगा? गुटरगू करके उनके चारों ओर इर्द गिर्द घूमने लगा। छोटे छोटे जो खरगोश थे वह क्या करने लगे? उनके आसपास उछल कूद मचाने लगे। तो जैसे कि घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं? कोई नई बहू घर में आती है तो उसके आसपास, उसके चारों ओर खेलने कूदने, उनके साथ मिलने बैठने लगते हैं। तो इसी तरीके से छोटे छोटे खरगोश करने लगे। तोते जो होते वो एक आंख बंद करके उन्हें देखने लगते हैं। जो तोते जो थे वो क्या कर रहे थे? एक आंख बंद करके उन्हें ध्यान से निरीक्षण, जब हम किसी को ध्यान से निरीक्षण करना चाहते हैं या हम ये देखना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या है या इसका स्वभाव कैसा है, क्या है, उसके बारे में कोई एक राय बनाना चाहते हैं, तो उसको क्या है? वो एक आंख बंद करके उन्हें गंभीरता से निरीक्षण करने लगे। तो इस प्रकार से मोर के बच्चों का क्या हुआ? स्वागत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? यानी कि लेखिका जो महादेवी वर्मा जी हैं उनको नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं यानी कोशिशें बहुत अच्छी लगती थी। तो नीलकंठ देखने में बहुत सुंदर था, वैसे तो उसकी हर चेष्टा ही अपने आप में आकर्षक थी। नीलकंठ चूँकि बहुत खूबसूरत था तो उसकी हर कोशिश ही या हर तरीके की उसकी गतिविधियाँ बहुत ही आकर्षक होती थी। लेकिन महादेवी वर्मा जी को निम्न चेष्टाएं अत्यधिक भाती थी। कौन कौन सी चेष्टाएं? एक तो उसकी गर्दन ऊंची करके अकड़कर देखना, दूसरी विशेष भंगिमा के साथ गर्दन नीची करके दाना चुगना, एक विशेष भंगिमा कहेंगे, विशेष मुद्रा, विशेष छवि अपनी, उसके साथ गर्दन को नीची करके उसका दाना चुगना, पानी पीना, एक विशेष उसके साथ पानी पीना, गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना, यानी कि किसी का कोई शब्द है तो उसको सुनने के लिए क्या करता था? गर्दन को टेढ़ी करके सुनना। ये सब उसकी भंगिमाएं यानी मुद्राएं थीं जो उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। इसी प्रकार से मेघों की गर्जन ताल पर उसका इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर तन्मय नृत्य करना। जब मेघ बादलों की गर्जन होती थी, बादल गरजते थे, तो उनकी ताल पर, उनकी रिदम पर उसका
इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे, उसके पंख कैसे थे? इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे। उनको मंडलाकार आकृति में उसको छाता सा बनाकर वह तन्मय होकर नृत्य करता था जब महादेवी वर्मा जी के आगे, तो वह उनको बहुत भाता था। महादेवी के हाथों से हौले हौले चने उठाकर खाना, अपनी पैनी चोंच से भी उनके हाथों से बहुत धीमे धीमे से उठाकर चने खाना, जिससे कि उनके हाथों पर उसकी पैनी चोंच लग न जाए। महादेवी के सामने पंख फैलाकर खड़े होना, ये सभी मुद्राएं और चेष्टाएं महादेवी वर्मा जी को बहुत प्रिय थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा? वाक्य किस घटना की ओर संकेत कर रहा है? आपके चैप्टर में ये लाइन आई है ना कि इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर, यानी कि आनंदोत्सव की रागनी क्या है? यह वाक्य लेखिका द्वारा कुब्जा मोरनी को लाने की ओर संकेत कर रहा है। यानी कि जब जाली घर में एक दूसरी कुब्जा मोरनी को महादेवी वर्मा जी लेकर आई, तो यह उसकी ओर संकेत कर रहा है कि उस कुब्जा मोरनी को वहाँ पर लाना किस प्रकार से था कि आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर का बजना। नीलकंठ, राधा और अन्य पशु पक्षी बाड़े में आराम से रह रहे थे। नीलकंठ, राधा और दूसरे पशु पक्षी भी सब मिलजुल कर बड़े आराम से रह रहे थे। तो जिसे लेखिका ने क्या कहा है? आनंदोत्सव की रागनी कहा है। इसको क्या कहा? आनंदोत्सव की रागनी, यानी कि सब बड़े आनंद के साथ आराम से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, तो आनंद की रागनी एक तरीके से बज रही है। परंतु कुब्जा मोरनी का आने से वहाँ पर क्या हुआ? अशांति फैल गई। तो उस अशांति का फैलना क्या है? एक बेमेल स्वर का बजना है। जब कभी बहुत खूबसूरत रागनी बज रही है तो उसमें कोई ऐसा बेमेल स्वर आके बज जाए जो कानों को चुभने लगे, जिसका कोई रिदम ताल उसके साथ ना बैठ रहा हो और वह कानों को चुभ रहा है, लग रहा है कि यह यहाँ से इसको बंद कर दिया जाए, तो वो क्या हुआ? एक बेमेल स्वर हुआ। वह क्या था? जैसे कि कुब्जा मोरनी का आना, क्योंकि उसके आने से सब जगह अशांति फैल गई। वह स्वभाव से मिलाप वाली नहीं थी, ईर्ष्यालु प्रकृति की थी, और वह ईर्ष्यालु प्रकृति की होने से नीलकंठ और राधा को एक साथ देख नहीं सकती थी। राधा के अंडे भी उसने तोड़ डाले थे। नीलकंठ जिससे दुखी रहने लगा था, और ऐसा करते करते धीरे धीरे क्या हुआ था? उसकी मृत्यु भी हो गई थी। तो यह सभी उसकी क्या था? मृत्यु का कारण बनी। कौन? कुब्जा बनी उसकी मृत्यु का कारण। तो कुब्जा कैसी थी? बेमेल स्वर। और आनंदोत्सव की रागनी क्या था? इन सभी का, जीव जंतुओं का कुब्जा के आने से पहले एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था? बसंत की ऋतु में नीलकंठ जो है उसको जाली घर में बंद रहना उसको सहन क्यों नहीं होता था? जब बसंत ऋतु में जब आम के वृक्ष सुनहरी मंजरियों से लद जाते थे, जब सुनहरी मंजरियों से आम के वृक्ष लद जाते थे और अशोक के वृक्ष नए पत्तों से बग जाते थे, अशोक के वृक्ष पर नए छोटे छोटे कोमल पत्ते आ जाते थे, तब नीलकंठ को जाली घर में रहना अच्छा नहीं लगता था और वह बेचैन हो उठता था। क्योंकि बसंत ऋतु में किसी घर में बंदी होकर वह नहीं रह सकता था। उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे, उसे फूलों वाले और पल्लवों वाले वृक्ष भाते थे और वह उन पर जाकर बैठना चाहता था, झूलना चाहता था। तब उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था, उस समय में उसे बाहर छोड़ देना पड़ता था, जिससे कि वह तरह तरह के वृक्षों पर घूम घूम कर बैठे उनका आनंद ले सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाली घर में रहने वाले सभी जीव एक दूसरे के मित्र बन गए थे। जाली घर के अंदर जितने भी जीव जंतु रहते थे सभी एक दूसरे के दोस्त बन गए थे, परंतु कुब्जा के साथ ऐसा संभव क्यों नहीं हो पाया? यानी कि वह सभी जीव जंतु जो एक दूसरे के साथ इतने मित्रता से रहते थे, वह कुब्जा के साथ मित्रता क्यों नहीं कर पाए? जाली घर में रहने वाले सभी जीव जंतु एक दूसरे के मित्र बन गए, परंतु कुब्जा के साथ ऐसा संभव नहीं हो पाया, क्योंकि कुब्जा किसी से मित्रता ही नहीं करना चाहती थी।
वह किसी से फ्रेंडशिप करना ही नहीं चाहती थी। वह सबसे क्या करती थी, लड़ती रहती थी। उसे केवल नीलकंठ के साथ रहना अच्छा लगता था, वह केवल नीलकंठ को पसंद करती थी और उसके साथ रहना अच्छा लगता था। परंतु वह इसके साथ ही क्या चाहती थी कि कोई दूसरा नीलकंठ से बात भी ना करे, उसके पास भी ना आए। वह अपना पूरा अधिकार उस पर चाहती थी, तो वह और किसी को उसके पास भी नहीं जाने देती थी और किसी को भी उसके साथ देखते ही उसे चोंच से मारना शुरू कर देती थी। तो इसलिए सारे जीव जंतु उससे प्यार नहीं करते थे, क्योंकि वह सबके साथ लड़ती थी, सबको मारती भी थी। तो इसीलिए ही सारे लोग उसके दोस्त नहीं बन पाए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से किस तरह बचाया? नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया था जब सांप ने खरगोश के बच्चे को मुंह में रख लिया था। तो इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस घटना के आधार पर नीलकंठ के स्वभाव की कौन सी विशेषताएं सामने आती हैं? एक बार एक सांप जाली घर के भीतर आ गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए डर के मारे, परंतु एक छोटा सा जो खरगोश था वह सांप की पकड़ में आ गया। सांप ने उसे निगलना चाहा, परंतु आधा पिछला शरीर मुंह में दबा लिया और उसका आधा पिछला शरीर क्या किया, मुंह में दबा लिया। नन्हा सा जो खरगोश था वह धीरे धीरे चींची कर रहा था। सोए हुए नीलकंठ ने दर्द भरी व्यथा सुनी तो वह अपने पंख समेटता हुआ झूले से नीचे आ गया। अब नीलकंठ क्या था, सोया हुआ था, लेकिन फिर भी वह चौकन्ना था। उसने तुरंत किसी छोटे से खरगोश की व्यथा सुन ली और वह जल्दी से अपने पंखों को समेटकर जल्दी से नीचे आया और उसने बहुत सतर्क होकर सांप के फन के पास पंजों से दबाया। उसने फन के पास से पंजों से दबाया, सीधे फन पर उसने अटैक नहीं किया, क्योंकि इससे खरगोश मर सकता था। तो उसके अंदर बुद्धिमानी भी थी, सतर्कता भी थी। आपने देखा ना कितना सतर्क और चौकन्ना भी था कि वह उसके पास आ गया, और बुद्धिमानी भी थी कि इसको मैं कैसे बचाऊं। सांप के फन के पास से उसने दबाया और फिर अपनी चोंच से इतने प्रहार उस पर किए कि वह अधमरा हो गया। अब उसने वीरता के साथ उसकी चोंच पर प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया, और फन की पकड़ ढीली होते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल गया। अब जब वो घायल हो गया सांप, तो उसके मुंह से खरगोश का बच्चा निकल गया। उसने नीलकंठ ने खरगोश के बच्चे को सांप से बचाया। इस प्रकार तो क्या क्या इस घटना से उसकी पता चली कि एक तो वो चौकन्ना भी था, सतर्क था, बुद्धिमान भी था, वीर भी था, डरा नहीं, वह बहादुरी से सांप के साथ लड़ा, उसको सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और उसके अंदर और इसके अलावा और भी क्या स्वभाव में विशेषता थी कि वह छोटे पक्षियों जानवरों से प्यार भी करता था, ममता भी रखता था। जब उस खरगोश के चोट लग गई तो वो अपने पंखों को फैलाए हुए उस खरगोश को अपने पंखों के नीचे छुपाए अपनी गर्मी देता रहा, रात भर उसको गर्मी देता रहा, जिससे कि उसका जो घाव है, जो दर्द है, वह ठीक हो जाए। तो इस हिसाब से उसके अंदर ममता का भी भाव था। कितनी सारी स्वभाव की उसकी विशेषताएं थी। नेक्स्ट, अब इसके स्वभाव की विशेषताएं अलग अलग भी हम देख सकते हैं, लिखना है इसको। नीलकंठ के स्वभाव की निम्न विशेषताएं कौन कौन सी आई? एक तो सतर्कता, वहीं कि जालीघर के ऊंचे झूले पर सोते हुए भी उसे खरगोश की कराह सुनाई दे गई और शक हो गया कि कोई प्राणी कष्ट में है, और वह झट से उतरा। वीरता, नीलकंठ वीर प्राणी था, अकेले ही उसने सांप से खरगोश के बच्चे को बचाया और सांप के 2 टुकड़े भी करके वीरता का परिचय दिया। इसके अलावा कुशल संरक्षक, कुशल संरक्षक मतलब कि रक्षा करने वाला। खरगोश को मृत्यु के मुंह से बचाकर उसने सिद्ध कर दिया कि वह कुशल संरक्षक है, यानी कि सिर्फ नाम का नहीं है, वह एक्टिव भी है, कुशल संरक्षक है। उसके संरक्षण से किसी प्राणी को कोई भय नहीं था। उसके संरक्षण से यानी कि सभी प्राणियों को मालूम था कि नीलकंठ उनकी रक्षा करने के लिए उनके पास है, तो किसी को इस चीज़ का भय नहीं रहता था कि हमें कोई दूसरे जीव जंतु खा सकते हैं या चोट पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार उसके अंदर बहुत सी स्वभाव की विशेषताएं थी। अब निबंध से आगे का देखते हैं। पहला क्वेश्चन, यह पाठ एक रेखा चित्र है, रेखा चित्र की क्या क्या विशेषताएं होती हैं जानकारी प्राप्त कीजिए और लेखिका के लिखे किसी अन्य रेखा चित्र को पढ़िए। तो यहाँ पर आपको रेखा चित्र की विशेषताएं लिखनी हैं। ओके,
और निबंध से आगे में केवल आपको पहला क्वेश्चन नहीं करना है, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन नहीं करना है। ठीक, तो निबंध से के में जो 7 क्वेश्चन दिए हैं वह आपको करने हैं और निबंध से आगे का पहला क्वेश्चन कॉपी पर करना है, दूसरा तीसरा नहीं करना है। अब पहले क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। रेखा चित्र एक सीधी कहानी ना होकर जीवन के कुछ मुख्य अंश प्रस्तुत करती है। रेखा चित्र क्या है? सीधी कहानी नहीं है, बल्कि क्या है, एक जीवन के कुछ मुख्य अंशों को प्रस्तुत करती है। पूरी कहानी ना होकर के क्या है, एक कुछ अंश को, महादेवी वर्मा जी के जीवन का कोई जो महत्वपूर्ण अंश है उसको प्रस्तुत कर रही है। यह एक सीधी सादी कहानी नहीं होती, बल्कि संपूर्ण जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं का समावेश होता है। रेखा चित्र में भावनात्मक और संवेदना होती है। रेखा चित्र के अंतर्गत भावनाएं भी होती हैं और संवेदना भी होती है कि कुछ पशु पक्षियों का इसमें क्या है, सामने चित्रण किया गया है, उसके स्वभाव की विशेषताएं शब्दों के माध्यम से खूबसूरती से बताई गई हैं। आप उनको सामने तो नहीं देख रहे हैं किसी को भी, परंतु उन सभी का चित्रण इस प्रकार से किया गया है कि आपके सामने वह पूरा रेखा चित्र ऐसे प्रस्तुत हो जाता है जैसे कि वह आप स्वयं महसूस कर रहे हैं उसको और स्वयं देख पा रहे हो। इसमें बनावट लेश मात्र भी नहीं होती है, बनावट ना होकर के सब कुछ एकदम स्वाभाविक होता है। अन्य रेखा चित्र महादेवी के संग्रह से आप पढ़ सकते हैं, गूगल से अन्य रेखा चित्र निकाल कर महादेवी वर्मा जी के, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। ओके, तो ये सभी आप कॉपी पर करेंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आगे का चैप्टर लेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।